अस्सलामु अलैकुम। ईरान आज इस नए दौर में दुनिया के उन चंद देशों में से एक है कि जिसका इतिहास सबसे पुराना है। एग्जैक्टली इस इलाके पर इंसान कब से बसते आ रहे हैं, इस मामले में अगर आर्कोलॉजिकल सर्वेस की बात कर लें तो वो कुछ ज़्यादा ही पीछे लेकर चले जाते हैं। मगर अगर सिर्फ पुख्ता सबूतों पर ही बात करें या कहें कि आखिर एक गांव या शहर के तौर पर एक सिविलाइज्ड में इन इंसानों ने ईरान के इस इलाके में कब से रहना शुरू किया था, तो इस चीज़ की खोज भी हम लोगों को 550 से 650 ईसा पूर्व में लेकर चली जाती है। मतलब ये हुआ कि आज से लगभग 750 से 850 साल पहले भी ईरान के इस इलाके में लोग आबाद हुआ करते थे। लगभग 3000 ईसा पूर्व में, मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले, इस इलाके में एक इलामी नाम की कौम आबाद हुई, जिसको आमतौर पर एलमाइट सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये कौम राइटिंग, हुनर और इबादत वगैरह में काफ़ी एडवांस मानी जाती थी। इसके बाद यहाँ पर एक माद नाम की कौम आबाद हुई, जबकि उसके बाद नंबर आता है फारस नाम की कौम का। और यही ईरान के इतिहास की सबसे ख़ास और अहम कौम है, क्योंकि इन्होंने ही उस ईरान की बुनियाद रखी कि जिसको आज के दौर में हम देखते हैं। बल्कि इसी कौम यानी कि पारस और पारसियों की निस्बत से ही इस इलाके का नाम भी आगे चलकर फारस पड़ गया था, या जिसको हम लोग इंग्लिश में पर्शिया भी कहते हैं। इन्हीं लोगों ने ही फिर ईरान के इतिहास की उस पहली अहम सल्तनत की भी बुनियाद रखी कि जिसको सिर्फ ईरान के इतिहास ही की सबसे ताकतवर और बड़ी सल्तनत के तौर पर नहीं जाना जाता, बल्कि उसको तो हमारी दुनिया के पूरे इतिहास की सबसे अहम सल्तनत माना जाता है। इतिहास की इस बड़ी सल्तनत को आज के दौर में आमतौर पर लोग अखामेनिड एम्पायर के नाम से याद करते हैं। और जानते हैं इस सल्तनत की बुनियाद किसने रखी थी? तो इस सल्तनत की बुनियाद रखने वाले इंसान का नाम था साइरस द ग्रेट। जी हाँ, वही साइरस द ग्रेट के जिनके बारे में बहुत सारे मॉडर्न मुस्लिम स्कॉलर्स ये भी दावा करते हैं कि ये वही इंसान है कि जिनका जिक्र कुरान के अंदर भी आता है और जिनको कुरान जैसी किताब के अंदर जुल्करनैन के नाम से पुकारा गया है, और जिनकी ये सल्तनत फिर इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी कि उनका एक छोर तो हिंदुस्तान के इलाके में था, जबकि दूसरा छोर यूनान मतलब कि ग्रीस के इलाके तक फैला हुआ था। अब यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान के इतिहास के इस मशहूर बादशाह को यहूदियों के यहाँ भी बहुत ख़ास माना जाता है। बल्कि उनके मुताबिक तो ईरान के इस बादशाह का उनके ऊपर इतना बड़ा एहसान था कि जिसको यहूदी कौम कभी चुका भी नहीं सकेगी। यहूदियों की तो जो रिलीजियस बुक है, मतलब कि जो उनकी मजहबी किताबें हैं, उनके अंदर भी इस बादशाह का जिक्र मौजूद है। और उनकी किताबों में साइरस द ग्रेट को खुदा की तरफ से चुना गया एक ऐसा ख़ास बंदा करार दिया गया है जो यहूदियों के लिए मददगार साबित हुआ था। और साथियों, ऐसा इसलिए है क्योंकि साइरस द ग्रेट ने ही किसी दौर में यहूदी कौम को बाबुल, जो कि एक जालिम हुकूमत थी, उससे आज़ादी दिलवाई थी। क्योंकि किसी दौर में बाबुल की हुकूमत, जो एक हद से ज़्यादा जालिम बादशाह था, बख्ते नसर, उसने यहूदी पर हमला किया था और ख़तरनाक हमला करके न सिर्फ इनके पूरे इलाके को ही जला डाला था, बल्कि हज़ारों की तादाद में यहूदियों को कत्ल कर दिया था और बचे हुए तमाम यहूदियों को गुलाम बनाकर वो अपने साथ बाबुल ले गया था। मगर फिर साइरस द ग्रेट के जिनके बारे में ही पूरी दुनिया का ही हमेशा से ये मानना रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद थे, उन्होंने यहूदी कौम को उस वक्त इस गुलामी से आज़ादी दिलवाई, फिर जब उन्होंने बाबुल नाम की इस हुकूमत को ही फतह कर डाला था। आगे बढ़े तो तीसरी सदी में जाकर ईरान के इस इलाके में एक बहुत ज़्यादा ताकतवर सल्तनत कायम होती है, जिसका नाम सासानीद एम्पायर था। बल्कि उस दौर में पूरी दुनिया के अंदर दो ही बड़ी ताकतें पाई जाती थी, एक का नाम था रोमन एम्पायर तो दूसरे का नाम था सासानीद एम्पायर। मतलब ये वही पर्शियन लोग थे और इन्हीं दोनों के बीच दुनिया पर कंट्रोल लेने के लिए या फिर अपने आप को दुनिया के ऊपर सुपर पावर साबित किया था। इसी सासानीड एम्पायर के दौर में फिर हम देखते हैं कि पहली बार जोरोएस्ट्रियनिज्म, मतलब कि मजूसियत के जिसको हम आमतौर पर पारसी धर्म भी बोलते हैं, जिसमें आग की पूजा की जाती है, ये धर्म यहाँ का सरकारी धर्म बन जाता है। हालांकि ये रिलीजन ईरान या सेंट्रल एशिया के इलाके में पिछले सैकड़ों सालों से मौजूद था, लेकिन ईरान का ऑफिशियल रीजन इसी दौर में बन गया था। पूरा का पूरा ईरान ही इस दौर में आमतौर पर इसी रिलीजन को ही फॉलो किया करता था। मुसलमानों के आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से रिलेटेड रिवायतों में ये मशहूर है कि जब मक्का में नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी
तो फारस का जो आदिशकदा था, मतलब कि जो आग का टेम्पल था जहाँ पर पिछले सैकड़ों सालों से लगातार आग जल रही थी, वो इनके पैदाइश के वक्त बुझ गई थी। ये देखकर फारस के जो बड़े बड़े मजहबी पेशवा थे वो समझ गए थे कि खुदा का पैगंबर दुनिया में आ चुका है। इसके बाद इस्लाम का ईरान के साथ एक और रूहानी रिश्ता उस वक्त भी जुड़ा कि जब एक मशहूर सहाबी, मतलब कि हज़रत सलमान फ़ारसी, जिनका ताल्लुक ईरान से ही हुआ करता था, वो सच्चाई की तलाश में ईरान से निकले और फिर एक लंबा सफ़र तय करते हुए मदीना पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ वक्त के बाद जब नबी अलैहिस्सलाम ने आसपास के इलाके में मौजूद तमाम हुकूमतों के हुक्मरानों को अपने ख़त के ज़रिए से इस्लाम की दावत दी, तो नबी का ख़त पाने वाले उन हुक्मरानों में एक हुक्मरान खुसरो परवेज भी था, कि जो दरअसल ईरान की ईसी सासानीद एम्पायर का ताकतवर हुक्मरान हुआ करता था। ईरान का ताकतवर हुक्मरान मानो अपने आप को खुदा समझता था। इसके दरबार में आने वाले हर इंसान को उसके सामने सजदा भी करना पड़ता था। तो इसके पास जब भी नबी अलैहिस्सलाम का वो ख़त पहुंचा जिसके अंदर इस्लाम की दावत दी गई थी, तो वो इस ख़त को सुनकर गुस्से से लाल हो गया, बल्कि इसने तो गुरूर और घमंड में आकर न सिर्फ उस ख़त के टुकड़े टुकड़े कर डाले, साथ ही अपने एक सरदार को मदीना पर चढ़ाई करने का भी हुक्म दे डाला। दूसरी तरफ मदीने में जब नबी अलैहिस्सलाम को इस पूरे माजरे के बारे में बताया गया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह से उसने अपने गुरूर और घमंड में आकर मेरे ख़त के टुकड़े टुकड़े कर दिए, खुदा उसकी हुकूमत को भी बिल्कुल वैसे ही टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। और ये बात बिल्कुल सच भी साबित हुई। इसके कुछ वक्त के बाद ही खुसरो परवेज के बेटे ने ही उसको कत्ल कर डाला था, जबकि अगले कुछ वक्त के अंदर ही उसकी ये पूरी हुकूमत भी टुकड़ों के अंदर बिखर कर ख़त्म हो गई थी। मुसलमानों और फारसियों के बीच छोटी मोटी झड़पें या छोटी मोटी जंगें तो शुरुआत से ही शुरू हो चुकी थी, मगर एक जो बड़ी जंग हुई और जो फैसला कुन जंग भी थी, वो दरअसल दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के दौर में लड़ी गई थी। इस जंग के अंदर फारस का एक मशहूर पहलवान, मतलब कि रुस्तम, मारा गया, जो पूरे फारस के अंदर ही अपनी ताकत की वजह से काफ़ी मशहूर हुआ करता था। अपने रुस्तम जैसे ताकतवर पहलवान का ये हाल देखकर पूरी फारस फौज ही भागकर खड़ी हो गई थी। इस तरह से मुसलमानों का दौर न सिर्फ आज के दौर का ईरान फतेह हो चुका था, बल्कि वो पर्शियन एम्पायर भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था, जो पिछले कई सदियों से कायम था। इसके बाद हम इतिहास में देखते हैं कि इसी पर्शियन एम्पायर से जुड़े हुए बहुत सारे छोटे बड़े लोगों ने ईरान के अलग अलग इलाके में लोगों को मारकर बगावतें करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा ही नाकामयाब साबित हुए। दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया की खिलाफत राशिदा के बाद सल्तनत बनु उमैया का दौर आया और सल्तनत बनु उमैया के बाद अब्बासी सल्तनत का दौर आया, और यही वो दौर था कि जब मुसलमानों की खिलाफत, या आप कह सकते हैं कि मुसलमानों की हुकूमत में फैसले पर्शियन लोगों के इशारों पर ही लिए जाते थे। इसके बाद जब मुसलमानों का गोल्डन एज शुरू हुआ, तो उसमें मुसलमानों ने साइंटिफिक तौर पर हद से ज़्यादा तरक्की की थी, तो उसमें भी दरअसल पर्शियन मुसलमानों ने ही सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था। मुसलमान गोल्डन एज के जितने भी हम बड़े बड़े मुस्लिम वैज्ञानिकों के नाम सुनते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक पर्शिया से ही हुआ करता था, जैसे कि अल-राज़ी या फिर इब्ने सीना, या फिर दुनिया को अलजेब्रा या एल्गोरिथम देने वाले अल-ख्वारिज़मी। इन सभी का ताल्लुक फ़ारस से हुआ करता था। अलग अलग वक्तों पर पैदा होने वाले मुसलमानों के बहुत सारे इमामों या स्कॉलर्स का ताल्लुक भी फ़ारस से ही था, जिसकी वजह से इस्लाम से जुड़ा हुआ बहुत सारा लिटरेचर फ़ारसी ज़बान में ही इकट्ठा होता रहा, जिसकी वजह से फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए अरबी के बाद फ़ारसी ही उनके मज़हब की दूसरी सबसे अहम ज़बान बन गई। दोस्तों, ऐतिहासिक किताबों पर नज़र डालते हैं तो ये पता चलता है कि 14वीं और 15वीं सदी तक ईरान का जो पूरा इलाका था, यहाँ पर भी मुस्लिम दुनिया के ज़्यादातर इलाके की तरह सुन्नी ग्रुप का ही इन्फ्लुएंस हुआ करता था। मगर फिर 15वीं सदी पर यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसने ईरान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दरअसल शिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले सफ़वी जो लोग थे, वो ईरान का कंट्रोल लेने में कामयाब हो गए। इसके बाद उन्होंने आसपास के जो इलाके थे उसमें जो सुन्नी स्टेट थी, मतलब कि ओटोमन एम्पायर या फिर उस दौर की जो बाकी भी छोटी मोटी सुन्नी सल्तनतें थी, उनसे जंग की। न सिर्फ जंग की, बल्कि शिया को ईरान का रिसर्च रीजन भी बना लिया था, और उसके बाद ही फिर धीरे धीरे ईरान में रहने वाले लोग शिया ग्रुप की तरफ आने लगे। देखते ही देखते पूरा का पूरा ईरान शिया में बदल गया। ये सफ़वी सल्तनत अगले लगभग 200-250 साल तक कायम रही, और उसके बाद 1736 में जाकर एक बहुत बड़ा ताकतवर जनरल, कि जिसको दुनिया नादिर शाह के नाम से जानती है,
اس نے اس دنیا کے آخری حکمران کو اوور تھرو کر دیا اور پھر یہاں پر اپنی خود کی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کے بعد ہی ایران کے اس علاقے میں 2-3 سلطنتیں اور بھی آئیں اور پھر چلی گئیں۔ ان میں سے آخری سلطنت کا نام تھا پہلی سلطنت، جس کی بنیاد آج سے ٹھیک 100 سال پہلے مطلب کہ 1925 میں رکھی گئی تھی۔ اس سلطنت کی وہ چیز جو کہ ایرانین لوگوں کو سب سے زیادہ ناپسند آئی تھی وہ تھا اس سلطنت کا ویسٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ، خاص طور سے یو ایس کے ساتھ گٹھ جوڑ، بلکہ یہ تو یو ایس کے اشاروں پر ہی چلا کرتی تھی۔ اس کے حکمران محمد رضا پہلوی نے تو اسے ویسٹ کی طرح بنانے کی قسم کھا لی تھی، جس کی وجہ سے ایران کے اندر انہوں نے ویسٹرن پالیسیز امپلیمنٹ کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ ایران جو کہ ہمیشہ سے ہی ایک ریلیجیس یعنی کہ مذہبی سوسائٹی رہا ہے، وہاں پر مذہبی چیزوں پر روک تھام لگائی جا رہی تھی، پابندیاں لگائی جا رہی تھی، جبکہ جو مذہبی ویلیوز سے اپوزٹ چیزیں تھیں ان کو خوب پروموٹ کیا جا رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کے عام لوگوں میں اس حکومت کے خلاف غصہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا گیا کہ انہوں نے 1989 میں ایک اسلامک کنٹری کے ذریعے اس حکومت کو ہی اکھاڑ کر پھینک ڈالا اور ایک نئی طریقے سے ایران کا جنم ہوا، جس کو آج کے دور میں ہم اسلامک ریپبلک آف ایران کے نام سے جانتے ہیں، مطلب وہی ایران کے جو آج موجود ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے، اور ایسی اور بھی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔